हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और कल हम लोगों ने फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज बेटा हम उसी के आगे, लेकिन उससे पहले एक दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं, दो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो उसी पर बेस्ड हैं। पहले हम वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में खोलिए, एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे और जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए थे, एग्जाम्पल नंबर 4.1 और 4.2, एक 4.1 एग्जाम्पल है और 4.2 है। ये दोनों एग्जाम्पल आप लोगों ने आपको सॉल्व करने हैं। आप इनको सॉल्व करिएगा और बताइएगा, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बताना, हम इनको भी शामिल करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों को इसके आगे सॉल्व करना है। आगे का मतलब है कि हम लोगों को अभी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 दिया है उसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1 क्या कह रहा है, सभी लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों खोल लो। ठीक है, अपनी बुक, और इसमें देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है और कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है मतलब अभिकारक की सांद्रता है, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.03 मोलर से, ठीक है, 0.02 मोलर 25 मिनट में रह जाता है, इतना चेंज होता है। ठीक है, आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, क्या बताना है, एवरेज रेट आपको बताना है, आर एवरेज बताना है। ठीक, ये बताना है और इसकी इकाई बताना है, यूनिट बताना है आपको। ठीक है, सेकंड में और मिनट में दोनों में लगाकर इसकी यूनिट को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको पता होता है कि जब किसी भी रिएक्शन, आप देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी आपको जब दो कंसंट्रेशन दिए गए हो, दो अलग अलग, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख लोगे x1 इज इक्वल टू 0.03 मोलर। ठीक है, ये इनिशियल हो गया। फाइनल x2 इज इक्वल टू 0.02 मोलर। ठीक, अब आपको एवरेज रेट निकालना है, तो R एवरेज इक्वल टू अब टाइम कितना दिया है, t इज इक्वल टू 25 मिनट। ठीक है, और सेकंड में कन्वर्ट करो तो 25 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो भी आंसर आएगा वो काहे में आएगा, सेकंड में आ जाएगा। यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 1500 सेकेंड, 1500 सेकेंड, ये इतना आ गया। तो एक बार कह रहे हैं मिनट में बताओ और एक बार कह रहे हैं सेकंड में बताओ, तो आपको अपने उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। तो एवरेज रेट क्या होता है, आर एवरेज आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 अपान डेल्टा टी। ठीक, यानी यही होता है चेंज इन टाइम। अब वो खुद कह रहे हैं कि 25 मिनट में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी का मतलब टाइम ही चेंज का दिया है। अगर ये कहते कि ये रिएक्शन 10 सेकंड से स्टार्ट होती या 20 मिनट से स्टार्ट हो रही थी, जैसे ये कहते हैं कि ये 20 मिनट पर शुरू हुई और 20 मिनट के बाद इतना है, और आप बताइए, और 65 मिनट पर इतना कंसंट्रेशन है, तब बताओ, तो आपको डिफरेंस करना पड़ता। तब भी डिफरेंस इसका कितना 45 के आसपास आता, तो उतना हमें डिफरेंस रखना पड़ता। लेकिन यहां तो खुद कह रहे हैं कि इतने मिनट में चेंज हो रहा है, तो वो सीधे सीधे टाइम है, डेल्टा टी का मतलब टाइम दिया गया है, तो तुम टाइम रख दो। तो x2 है 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई 25, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 0.01, ठीक है, डिवाइडेड बाई 25, ये हटेगा तो 0 नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना है, इसको सॉल्व करो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 1 0 और बढ़ाओ, 1 0 और 4 बार में चला गया। अब बटे कितना आया,
100 ठीक है। तो इसको जब आपने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या आया, कंसंट्रेशन मोल में है तो मोल प्रति लीटर, ठीक है, इनटू, अब क्या हो जाएगा, इनटू, अभी तो ये मिनट में रखा था हमने 25, तो ये हो जाएगा मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। तो ये समझ में आया कैसे हमने किया, बोलो भाई, ठीक है, मोल पर लीटर इनटू मिनट। अब अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो अब हम एवरेज रेट सेकंड में निकाल लें, आर एवरेज, ठीक है, तो सेकंड में निकालने का मतलब इसको आपने सॉल्व किया था, कितना आया ये x2 माइनस x1, सीधे लिख दो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है अब 1500 रख दीजिए, 0.01 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाई 1500, पॉइंट हटाओ तो 0 और बढ़ गए, तो 1/15 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, यही आएगा। और 15 1/15 मतलब कि 115, यहां से क्या करो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 और बढ़ाओ, 0 और, तो 6 टाइम जाएगा 90, फिर 10, फिर 6, तो ये आ जाएगा आपका 0.066 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब ये आया आपका फाइनली 6.6 इंटू 10⁻, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों यूनिट में आ गया, समझ में आया कैसे किया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने को आ सकते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी पर कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया गया है, अब इसको आप लोगों को अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है, तो चलो इसको भी हम करा देते हैं, इसको भी आप कर लीजिए, ठीक। तो बेटा अब देखिए 4.2 जो पाठ निहित प्रश्न है, देखो बेटा दरअसल हमारे पास इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी मीडियम है नहीं, तो इसीलिए हिंदी में क्वेश्चन लिखना थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दी गई है, आप क्वेश्चन बुक अपने सामने खोल के रखिए, ये रिएक्शन दी है 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक, ये दी गई है रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में यानी इस रिएक्शन में जो A की कंसंट्रेशन है, A की जो सांद्रता है वो डिक्रीज हो रही है, घट रही है, और कितनी घट रही है, घटकर 0.5 मोल प्रति लीटर से 0.4 मोल प्रति लीटर जो है घटकर रह गई है, और वो कितने समय में, 10 मिनट में, यानी 10 मिनट में रह गई है। आपको इस पूरे चेंज में एवरेज रेट बताना है, इस पूरे चेंज में आपको कैलकुलेट द रेट, हमें रेट बताना है, रेट, वेग, अभिक्रिया का वेग बताना है, दर बतानी है, रेट बताना है, ठीक है। तो आपको कैसे बताना पड़ेगा, तो जब कभी भी कोई रिएक्शन दी गई हो, पर्टिकुलर रिएक्शन दी गई है, तो इस रिएक्शन पर पूरा चेंज की इक्वेशन बनाओ। तो देखो ऐसे करके आर एवरेज क्या लिखेंगे हम लोग इस रिएक्शन के लिए, आर एवरेज बराबर 1/2 डेल्टा, और हमने जो अभी इससे पहले किया था उसका माइनस में आंसर आ रहा है, और माइनस में ही आप लगा दीजिएगा, जैसे हमने माइनस नहीं लगाया था तो उसमें माइनस में ही आ रहा है। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है ना, अगर प्रोडक्ट होता तो प्लस में आता, रिएक्टेंट है तो माइनस में आ रहा है, मतलब विद द टाइम घट रहा है, समय के साथ घट रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, ठीक है। तो ऐसे अब एवरेज रेट क्या हो जाएगा, 1/2, इसका जो फार्मूला बनेगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब ये रिएक्टेंट है तो ये माइनस हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाया। अब एक चीज आप समझिए कि ये माइनस का साइन लगा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। अब इन दोनों में अगर प्रोडक्ट का दिया होता तो यहां रख के निकाल लेते, रिएक्टेंट का दिया तो यहां, अब डेल्टा लगा है तो मतलब हम इससे एक ये बना लेंगे कि देखो माइनस का 1/2 और डेल्टा का मतलब ये होता है, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रहा हूं कि जो A है कंसंट्रेशन A, इसके दो कंसंट्रेशन है, एक फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो डेल्टा लगा है, और अपॉन
टाइम इंटरवल। अब टाइम जब टोटल चेंज का दिया है तो फिर क्या, अब आपको एक एक कंसंट्रेशन दिए गए हैं तो यही कंसंट्रेशन आप यहां पर रख दो। अब क्या कह रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए A1 यानी डेल्टा A1 बराबर कितना मान लीजिए, ये है 0.5 मोल पर लीटर, ठीक है, ये दिया है। A2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर, ठीक है। टाइम कितना है, टी है 10 मिनट, ठीक, इतने टाइम में दिया है। अब आप ये मान सारे रख दीजिए तो 1/2, अब यहां माइनस लगा है तो कोई जरूरत नहीं है माइनस लगाने, लेकिन जो भी है उसी तरीके से आप लिखिए। A2 कितना है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा -1/2 गुणे माइनस 0.1/10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का मतलब 1 ये पॉइंट हटा 0 बढ़ा 1/200 आ गया, बराबर 5 गुणे 10 की घात -3, ठीक, मोल प्रति लीटर इंटू मिनट, क्योंकि सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टाइम का है, मैं मिनट में है, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ रहा है, ठीक है बेटा। तो मोल प्रति लीटर को तुम मोलर भी लिख सकते हो, मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है, ऐसे करके। तो ये 4.2 था। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाएगा, ये टेक्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब एक प्रश्न हम आपको होमवर्क में देते हैं, वो होमवर्क वाला प्रश्न आप करिएगा क्वेश्चन सॉल्व, और सॉल्व करके हमें उसको भेजिएगा ग्रुप पर, ठीक है। तो बेटा अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि वैसे ही क्वेश्चन है सिमिलर टू दैट जिससे पहले आपने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आप सभी को हल करना है और सॉल्व करके इसका फोटो हमें ग्रुप में भेजना है बिटवीन 5 to 6, ठीक है, या फिर जब आपका टाइम हो आप भेज दीजिएगा, लेकिन मैं जब देखूंगा तभी आपको बता पाऊंगा कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। 5 से 6 के बीच भेजोगे तो मैं तुरंत आपको आंसर बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। क्वेश्चन यह है, इन अ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A changes from 0.200 mole per liter to 0.150 mole per liter in 10 minutes. What is the average rate of reaction? हिंदी में एक अभिक्रिया में अभिकारक A की सांद्रता में परिवर्तन 0.200 मोलर से 0.150 मोलर 10 मिनट में रह जाती है। मोलर का मतलब मोल प्रति लीटर ही होता है। औसत वेग की गणना करो। उत्तर इसका आएगा, आप हल करेंगे 5 गुणे 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। अगर आपका उत्तर ये आ रहा है तो आपका सही आ रहा है बिल्कुल, फिर भी आप उसका फोटो खींचकर हमें सेंड करोगे, सही उत्तर भी आप भेजोगे जिसका आ रहा है, ठीक है। अगर किसी का कुछ गलत आ रहा है तो वो हमसे बताएगा। एक प्रश्न अब और बचा है जो बच्चे ने पूछा था, तो ठीक फिलहाल आप इतना कर लीजिए। जो एक क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में शामिल करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, न्यूमेरिकल ही हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व कर लिए हैं सारे, और जो अभी लास्ट में दिया इसको सॉल्व करके आप हमें भेजेंगे, और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को उस पर भेजेंगे, आपके जो ग्रुप है उस पर एक फोटो भेजेंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी हमें भेजिएगा और देखते हैं उस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो बच्चों अब हम आगे की अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम आगे पढ़ेंगे रेट लॉ, ठीक है। साइनिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, वेट करिए थोड़ा। तो चलो बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ बिल्कुल सिमिलर टू लॉ ऑफ मास एक्शन है जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। चलो अब हम इसको कैसे समझें, पहले लॉ देखो, रेट लॉ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट करिए। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन दी गई है और उसमें रिएक्टेंट जो है बेटा रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज दैट जो हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन ली है उसमें ए रिएक्टेंट है जिसके n मोल हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट P बना रहे हैं, ठीक है। n क्या है, रिएक्टेंट है जिसके मोल है A के, और A क्या है, एक रिएक्टेंट है। A रिएक्टेंट है जिसके n मोल रिएक्ट कर रहे हैं और P प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें
तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, और यू कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की जो भी पावर होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अब रिएक्टेंट यहां पर A है तो रेट इज इक्वल टू, अगर मैं बोलूं तो यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा, और एक्टिव मास ऑफ A, अगर इसके भी मोल n है रिएक्टेंट के तो इसकी पावर n हो जाएगी। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी n, जो मोल होंगे वो पावर में चले जाएंगे। ये A है तो एक्टिव मास ऑफ A, इसके n मोल है तो ये n मोल, तो ये रेट है, यही रेट लॉ है। तो रेट लॉ क्या कह रहा है, रेट लॉ आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यू कैन से दैट रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है रेट लॉ। क्या है ये? रेट लॉ। तो ये आपको समझ में आया मैंने कैसे लिखा। अब इसके नीचे आप स्टेटमेंट इतना लिख लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट एक लिखता हूं वो लिख लीजिए। तो देखो इसका स्टेटमेंट मैंने आपके सामने क्या लिखा है, जो मैंने आपको यहां समझाया वही लिखा स्टेटमेंट लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the rate of chemical reaction is equal to the rate of chemical reaction is equal to the product of active mass of the reactant, product of active mass of the reactant। देखो ये प्रोडक्ट बेटा मल्टीप्लीकेशन वाला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द पावर। जो इनके मोल हैं वो पावर के रूप में टर्म के यानी टर्म के साथ पावर के रूप में रेस्ट करके हम लिखेंगे या लिखकर लिखेंगे, जैसे कि हमने n पावर लगा दी। ठीक है, आगे चाहें तो लिख दें विद इक्वल टू द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप इतना ही लिखेंगे। और सीधे सीधे अगर समझेंगे तो आप समझ लीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन याद है, वही है ये पूरा। ठीक है, उसी को रेट लॉ के रूप में एक्सप्रेस किया गया है। तो समझ गए होंगे कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant molecule with each term raised to the power। ठीक है, ये आप इस तरीके से लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, इतना लिख लीजिए। फिर इसके बाद के जो है यहां पर लिख लेना वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। के क्या है कि एक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेट कांस्टेंट है। ठीक, इतना लिखने के बाद हम कुछ आपको एग्जांपल्स लिखवाते हैं, वो आप अपनी कॉपी पर नोट करिए। अब बेटा आप लोग क्या करिए, उसको लिखने के बाद एक क्वेश्चन लिखिए, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना है। 2N2O4 2N2O5 gives 4NO2 plus 2O2। ठीक, एक चीज याद रखना, जब कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हो तुम्हें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होगा, आपको जो भी मतलब है वो रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। समझो हम कैसे लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रेट। बेटा रेट एक चीज याद रखना, रेट लिखी हो तो रेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt। कहीं पर अगर dx/dt लिखा है या रेट लिखा है, इक्वल है, x है चेंज इन कंसंट्रेशन और t है टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद द टाइम, वही तो रेट होता है। तो dx/dt भी हम लिख सकते हैं इक्वल टू, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इक्वल टू लगाए हैं तो एक कांस्टेंट k आएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख दीजिए साथ में N2O5, और इसके आगे 2 लिखा है तो 2 इसकी पावर लगा दीजिए। यही रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गई। समझ में बात आई या नहीं आई? नहीं समझ में आई। अगर हम इसको 2 स्टेप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते थे, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ N2O5 इसकी पावर 2। ये हटाएंगे तो यहां पर k आ जाएगा कांस्टेंट, फिर k एंड एक्टिव मास ऑफ N2O5 पावर 2। पावर 2 मैंने क्यों लगाई, क्योंकि इसके 2 मोल गिवन है, इसीलिए मैंने पावर 2 लगाई। अगर यहां 3 मोल लिखा होता तो मैं पावर 3 लगाता, 4 मोल लिखा होता तो पावर 4 लगाते। समझ में आया? इतना नहीं आया? हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं,
आप लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए अपनी कॉपी पर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपके सामने बेटा दी गई है 2NO2 plus F2 gives 2NO2F gives 2NO2F। इसको लिखिए। अब इसके लिए बेटा आप क्या करो, पहले तो वीडियो को रोक दो। वीडियो को रोकने के बाद आप खुद से अपने आप लिखो, ना लिख पाना फिर वीडियो चलाकर आप इसको देखिएगा हम आगे लिख रहे हैं। ठीक है, वीडियो रोककर पहले खुद लिखिए, ठीक, उसके बाद हम लिखे तो उससे मैच करना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हो जाएगा dx अपॉन dt, मतलब रेट या लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट पहले लिख लें के, फिर NO2 है तो NO2 का एक्टिव मास और इसके 2 मोल, फिर ये F2 है तो F2 का एक्टिव मास, इस तरीके से, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गई। ठीक, समझ में आया। अब आप लोगों को एक और हम दे रहे हैं, उसके लिए भी रेट एक्सप्रेशन लिखिए। एक और आपके सामने इक्वेशन लिखकर दे रहे हैं, उसके लिए भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन अपनी कॉपी पर लिखिए भाई। तो अगली इक्वेशन है आपके लिए, थोड़ा सा चलो इधर लिख देता हूं मैं, ये है थर्ड H2 plus I2 gives 2HI। इसके लिए आप खुद से लिखिए, अपने आप इक्वेशन लिखिए। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, dx अपॉन dt इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ I2, ये बनेगी। तो ये आपकी रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं हो रहा होगा। H2 plus Cl2 gives 2HCl, इसके लिए भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने आप लिखिए। तो लिख लेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ H2 एक्टिव मास ऑफ Cl2। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये भी आपने लिख ली होगी। ठीक है, एक और आपको दे रहे हैं, उसके लिए भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखकर लिखिए। एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, समझ में आ रही होंगी, 2 4 6 लिख लीजिए तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। एक लिखिए हाफ N2 प्लस 3/2 H2 gives NH3। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू k एक्टिव मास ऑफ N2 और इसके आगे हाफ मोल है तो पावर हाफ, फिर एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 3/2 है तो 3/2। ये हो गई रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप वेरियस इक्वेशंस के लिए, बहुत सारे इक्वेशंस के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने आप बना सकते हो। आपको पता है, आपको जो भी मतलब है वो सिर्फ रिएक्टेंट से है, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। इस इक्वेशन को लिखने में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले लेक्चर की, और मतलब अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो एनसीईआरटी की बुक में भी हो सकता है बहुत सारी इक्वेशंस हो, तो उनके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अपने आप बनाइएगा। ठीक, तो ये बनाना आप सीख गए होंगे। चलो अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, रेट कांस्टेंट। हेडिंग डालिए सभी लोग, रेट कांस्टेंट क्या होता है। तो देखो, रेट कांस्टेंट सीधा एग्जांपल ये पूछ लिया जाता है, डिफाइन करने को भी आ जाता है, और इसको मतलब लेकर और भी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट करके डेफिनेशन पूछी जाए तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, तो आप यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। देखो हम सबको पता है, जैसे कोई भी N1, सपोज दैट N1A है, गिव्स प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसके लिए हम लिखें फॉर अबव रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब अगर हम इस पर रेट लॉ अप्लाई करें तो रेट लॉ अप्लाई करने पर क्या आ रहा है, dx अपॉन dt मीन्स रेट इक्वल टू का साइन k आ जाएगा और एक्टिव मास ऑफ A और इसकी N1 पावर है तो ये N1 हो गया। ठीक, अब एक बात आप समझिए, इफ एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, अगर ये 1 मोल पर लीटर है तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
बस यही इसकी डेफिनेशन हो गई। मतलब अगर क्या करें, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 mole per liter, then the rate of reaction is known as rate constant. Then the rate of reaction is known as rate constant. तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। समझ रहे हैं ना कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इतना लिखने के बाद आप इसके नीचे एक नोट लिखिए। ठीक है, नोट लिखिए और नोट में क्या लिखना है, जो के होता है के ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे से इंक्रीज होता है तो के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो के भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नोट करके लिखो रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो चाहे तो आप लिख लेना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ठीक है, तो इतना आप ये लिख लीजिएगा, ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद बेटा अब हमें क्या करना है, यूनिट लिखनी है इसकी। क्या लिखनी है, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालेंगे उसके लिए आप ध्यान देंगे, यूनिट ऑफ के। ठीक है, क्योंकि के की यूनिट डिफरेंट होती हैं फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो हर एक डिफरेंट रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपको क्या निकाल रहे हैं, यूनिट ऑफ के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखो हम लोगों को अभी हमने लिखा था dx अपॉन dt इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए n पावर थी। ठीक, n पावर थी। अब ये x कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल अपॉन लीटर। ये हो जाएगी कि नहीं, मोल अपॉन लीटर। और अपॉन टाइम है तो इसकी जो भी यूनिट हो, टाइम की यूनिट हम सेकंड मानकर चलो कर रहे हैं तो हमने सेकंड मान लिया। ठीक, इक्वल टू के की यूनिट निकालनी है, ए है, ए की यूनिट ये कंसंट्रेशन है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर। इसकी पावर n है तो इसकी भी पावर n और इसकी भी पावर क्या हो गई, n हो गई। ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लीटर ऊपर चला जाएगा, ये लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये पहले लिख लेते हैं, मोल पावर 1 अपॉन लीटर की पावर 1 इनटू सेकेंड। ठीक, आगे अब ये अपान में आ गया तो ये मोल अपान में आ गया, मोल की पावर n। ठीक, ये नीचे आ गया, ये उधर चला जाएगा मतलब ऊपर हो जाएगा लीटर की पावर n। इसको अब आप सॉल्व करिए तो जैसे मोल है, मोल लिखा है, मोल की पावर कितनी है 1। अब अपान नीचे n है तो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस n हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल माइनस हो जाएगी। फिर ये क्या लिखा है, लीटर, तो इनटू लीटर, लीटर की पावर कितनी है n। अब जब ये 1 ऊपर जाएगा तो 1 काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये सेकंड है, सेकंड ऊपर गया तो इनटू सेकंड इनवर्स। ये के की यूनिट आई, ये के की क्या आई, यूनिट आ गई। अब n जो है, n जनरली बोलूं तो n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप भैया सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है, अभी तक तो सर बताया नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो बेटा अभी तुम सिर्फ इतना लिख लो, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और n क्या है, ये पावर है कंसंट्रेशन की जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। और अभी आगे हम जाकर इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप n सिर्फ लिख लीजिए, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और यहां से तो आपको पता ही है n क्या है, पावर है। तो ये समझ में आया कैसे हमने यूनिट निकाली। यूनिट इस तरीके से आप निकाल सकते हो के की। तो ठीक है बेटा, ये इतना हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर कॉफिशिएंट को डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है इसको अब हम लोग
डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखो जनरली अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, ये एक प्रकार से जो रेट कांस्टेंट है उनका रेशियो होता है टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। जो टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, जैसे कि मान लेते हैं आप T डिग्री सेल्सियस पर K की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, फिर उसको 10 डिग्री T में बस 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर पर जो भी आप निकाल लें K की वैल्यू, तो एक तो T+10 पर आया है, मतलब 10 डिग्री के डिफरेंस से जो K की वैल्यू निकालो और फिर उन दोनों वैल्यू का जो रेशियो आएगा दैट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक प्रकार का रेट कांस्टेंट की जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वैल्यू है उनका एक रेशियो होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस, T+10 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस, और इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। तो ये क्या है, यही है एक प्रकार से क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसकी डेफिनेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लोग लिख लीजिए द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स सेपरेटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट अब ईटा लिखना चाहें, ईटा है ये, ठीक, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, K T+10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई KT डिग्री सेल्सियस। जनरली अगर मैं बोलूं तो जनरल वे में जनरली 35 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टेकन। इतने टेम्परेचर पर ही हम जनरली लेते हैं, इस बात का डिस्कशन करते हैं। तो ईटा अगर निकाले इतने टेम्परेचर पर तो क्या हो जाएगा, K 35 डिग्री सेल्सियस अपान K 25 डिग्री सेल्सियस, और ये अप्रोक्स 2 और 3 वैल्यू आती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। इस रेशियो का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन का, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन का तुम 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, डिफरेंस से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो उसका रेट जो है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाएगा, 2 और 3 टाइम रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है। तो ये बात कही गई है टेम्परेचर कोफिशिएंट में। तो नीचे आप लिख लेंगे नोट करके एक बात, हेंस इट क्लियर दैट विद इंक्रीजिंग temperature by 10 degree difference the rate of reaction increases 2 or 3 times, rate of reaction increases 2 or 3 times। तो इस प्रकार कोई भी केमिकल रिएक्शन 2 से 3 टाइम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटा था टेम्परेचर कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। हम उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक आ रहा है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खत्म होते ही ये चैप्टर कतई खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत हैं और उन कॉन्सेप्चुअल चीजों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को लर्न करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे और कल हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। कल भाई हमने कुछ आप लोगों से कहा था, इसमें बहुत बच्चे तो बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने उस पर लिखा है, कमेंट किया है। उतना अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उस पर, लेकिन जो लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हैं हमारे साथ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और जो हमारे साथ नहीं है
हम उनके साथ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। अच्छाई में तो सब साथ होते हैं, लेकिन ये जो समय है, इस समय में कौन हमारे साथ है ये हमें बताएगा। और यहाँ से बेटा हम आपको एक बात और बता रहे हैं कि मैं अपने जीवन में जब तक अध्यापन कार्य करूँगा तब तक मेरे लिए बहुत बड़ी सीख हो गई है, और मैं आगे पूरे जीवन में